बहुत से क्वेश्चंस हमारे क्लाइंट्स की तरफ से आ रहे थे कि आप हमें गाइड करें कि इस वक्त हमें परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर परचेजिंग करते हैं तो किन एरियाज़ में परचेजिंग करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट सिचुएशन में इस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो जो नया ख़रीदार है वो काफ़ी परेशान, और बहुत से क्वेश्चंस हमारे क्लाइंट्स की तरफ से आ रहे थे कि आप हमें गाइड करें कि इस वक्त हमें परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर परचेजिंग करते हैं तो किन एरियाज़ में परचेजिंग करनी चाहिए। तो मैं बताता चलूँ कि हमें इस वक्त दो एरियाज सेलेक्ट करने चाहिए, पोजेशन एरियाज़ और नॉन पोजेशन एरियाज़। पोजेशन एरियाज़ 100% रिकमेंडेड है हमारी तरफ से करंट सिचुएशन में बाइंग के लिए। क्यों रिकमेंडेड है? वो इस वजह से रिकमेंडेड है कि पोजेशन एरियाज़ में हमेशा जेन्युइन बायर मौजूद रहता है। जेन्युइन बायर वो भी इस वक्त मार्केट में मौजूद रहता है। तो पोजेशन एरियाज़ में कौन से ऐसे DHL और में एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8, क्योंकि यहाँ पे भी 30% से 50% तक घर बन चुके हैं, बाकी एरिया भी खाली हैं। अकॉर्डिंग टाइम भी यहाँ पे प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी, जनरल बाइंग सेलिंग भी यहाँ पे चल रही है। तो ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि करंट सिचुएशन में हमें अगर सेफर चलना है तो फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8 यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर में कोई भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस में अगर जिस तरह पिछला जो मिड 2020-21 का जो 1.5 साल पहले वाला गुजर गया, उस तरह का राइज जो आया था वो किसी भी सूरत में एक्सपेक्टेड नहीं है। वो हम कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आज कर रहे हैं वो समझें कि हम 6 महीने साल तक वो डबल हो जाएगी, या जिस तरह का पहले का इंक्रीज था वो आने वाले नेक्स्ट ईयर में कोई उसमें कोई राइज नहीं आ रहा। स्पेसिफिकली नॉन पोजेशन एरियाज़ में बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है कि वो रेट्स उसके ऊपर जाएंगे। कुछ एरियाज़ में रेट्स ऊपर जाएंगे ज़रूर, लेकिन वो आर्टिफिशियल होंगे, वो दोबारा वापस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर में भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो गैप का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, लेकिन जो करंट सिचुएशन में मार्केट की प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज़ ऐसी अनाउंसमेंट हो जाती है, वो रियल एस्टेट के हक़ में टैक्स में रिडक्शन कर देते हैं, या कोई ऐसी इन्वेस्टी स्कीम अनाउंसमेंट कर दी जाती है रियल एस्टेट सेक्टर के हक़ में, तो उसमें डेफिनेटली एक अच्छा खासा इंक्रीज़ रियल एस्टेट में आएगा। लेकिन इस तरह की कोई भी सिचुएशन जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इस करंट सिचुएशन में शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं तो हमें किसी भी सूरत नॉन पोजेशन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ही रिस्की है इस वक्त। पोजेशन एरियाज़ जो है ख़ासतौर पे अगर हम DHL लाहौर की बात करें तो फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8, जैसा कि मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया, तो ये बेस्ट टाइम है शॉर्ट टाइम के लिए। हम 6 महीने से साल में यहाँ से 1 to 2 मिलियन तक बेनिफिट जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर ले सकते हैं। अगर नॉन पोजेशन एरियाज़ की बात की जाए तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है मोस्टली करंट सिचुएशन में। फेज़ 9 पिज़म है या DHA की फाइल्स हैं, यहाँ पे करंट सिचुएशन में यहाँ पे शॉर्ट टाइम ख़ास तौर पे जो ऐसे ख़रीदार हैं जो कि शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी DHA की फाइल्स में जाएं या DHA फेज़ 9 पिज़म या जो दूसरे एरियाज़ हैं नॉन पोजेशन है वहाँ पे बाइंग करें। एक ख़रीदार को DHA में प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त किन एहतियात की ज़रूरत करनी चाहिए, उसमें से स्पेसिफिकली सबसे पहले तो उनको रजिस्टर्ड डीलर से ही कोई भी प्रॉपर्टी है सेल या परचेज़ वो रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू करनी चाहिए। हमारे इधर DHA में एक आर्बिट्रेशन कमेटी है जहाँ पे ये लिटिगेशन के तमाम मामला आते हैं, वहाँ पे उसमें से 90% जो मामला हैं वो टोटली नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स के से रिलेटेड हैं। जिन लोगों ने उनके थ्रू डील की थी वहाँ पे मसले मसाइल उनको आए हैं, फेस किए हैं उन्होंने। तो मेरी इनकी सजेशन है देखने वालों के लिए कि वो रजिस्टर्ड डीलर से रब्ता करें। दूसरे, कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी वेरिफिकेशन DHA से लाजमी करवाएं। बहुत सी ऐसी डील्स हैं उनमें जो मामला बिगड़े थे, बाद में डील गो थ्रू नहीं हो पाई, तो उनमें से बड़ी रीज़न जो यही थी वो भी नॉन रजिस्टर्ड डीलर थे और उन्होंने DHA से वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। बाद में उस पर बैंक लोन निकल आया या वो डील में कोई ना कोई मसले मसाइल इस तरह बन गए थे। तो मेरी सजेशन यही है कि आप DHA से वेरिफिकेशन लाजमी कराएं। वेरिफिकेशन DHA में अगर हम आज के दिन में अप्लाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट डे में 24 आवर का DHA का टाइम होता है, नेक्स्ट डे में DHA वेरिफिकेशन दे देता है। वेरिफिकेशन में हमें बहुत सी चीज़ों का हमें पता चल जाता है, इसके ऊपर कोई बैंक लोन तो नहीं है, किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, या DHA की तरफ से कोई लैंड ब्रांच की तरफ से इसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा हुआ है इसके ऊपर, तो वो तमाम मामला जो वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी से हमें क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका आप इनिशियली जो टोकन है वो कोशिश करें कम से कम दें। अगर तो फाइल है या कोई 1 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी है तो उसमें से आप कोशिश करें 25,000 या 50,000 तक का टोकन दें। रिमेनिंग जो है वो आफ्टर वेरिफिकेशन आप उसको हैंड्स ऑन थोड़ा टोकन कर दें, 4 या 5 लाख रुपए कर दें। अगर तो आप थोड़ा सा टाइम गेन कर रहे हैं 4 वीक का 6 वीक का, तो उसमें फिर आप उनको 10% तक बयाने की अमाउंट कर दें और कोशिश करें कि जो मालिक है, सेलर है, ऑनर है, उससे आप मीटिंग करके डील लें। तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो
इन फ्यूचर जो मसले मसाइल आते हैं वो काफ़ी चीज़ों का मसले मसाइल हल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे खरीदार हैं कि वो पहले डील तो सारी कर लेते हैं, ट्रांसफ़र भी जब टाइम करीब आ जाता है तो फिर उनके आपस में डिस्प्यूट शुरू हो जाती है इस चीज़ के ऊपर कि जी टोकन जो है वो आप जब हमने किया था तो आपने हमें ये पेमेंट डिटेल नहीं दी। अब वो कहते हैं जी हमें जो है वो FBR का पे ऑर्डर जो गवर्नमेंट की वैल्यू है मुतलका प्रॉपर्टी की उसका हमें पे ऑर्डर दिया जाए और रिमेनिंग जो हमें कैश दिया जाए, जबकि सेलर के लिए ये चीज़ मोस्टली सेलर के लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं होती। तो आप पेमेंट का जो मेथड है उसको इनिशियली आप डिस्कस कर लिया करें। जैसे ही आप डील को गो थ्रू करते हैं तो आप साथ पेमेंट की डिटेल भी डिस्कस लाजमी करें कि हमने इसकी जो फाइनल पेमेंट है वो किस तरह देनी है, वाया पे ऑर्डर देनी है या वाया कैश देनी है, और अगर कैश देनी है तो पे ऑर्डर की अमाउंट कितनी होगी और कैश की अमाउंट कितनी होगी। ये चीज़ों को पहले स्टेप पे आप डिसाइड कर लेंगे तो आपको एंड तक कोई मसला नहीं हो। कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो आप DHA में सेल करते हैं तो आपको ख़ास तौर पे इनिशियली कोशिश करनी चाहिए कि आप जो ख़रीदार है उससे खुद मीटिंग करें। मोस्टली सेलर को जो प्रॉब्लम आती है वो फाइनल पेमेंट के दौरान आती है। डील तो हो जाती है लेकिन फाइनल पेमेंट का टाइम आता है तो उसमें से जो ख़रीदार है उसकी ज़्यादातर ख़रीदार की हमेशा ये कोशिश होती है कि हम जो FBR का रेट्स है, जो FBR की वैल्यू है उस फेज़ की, उस प्रॉपर्टी की, उसके मुताबिक उनको पे ऑर्डर दिया जाए, रिमेनिंग कैश दिया जाए। तो इस सिलसिला में फिर उनके आपस में डिस्प्यूट शुरू होती है और फिर बहुत सी डील्स एंड टाइम पे आके, ट्रांसफ़र के टाइम पे आके कैंसिल हो जाती हैं। तो आपको जो पेमेंट का मेथड है वो आपको इनिशियली डिसाइड कर लेना चाहिए। सबसे पहले जब आप टोकन लेते हैं तो कोशिश करें आप इनिशियल टोकन की जो समटाइम कम टोकन दिया जाता है 50,000 या लाख रुपये या 2 लाख रुपया वो आपको टोकन दिया जाए तो उसकी आप अपनी खुद रिसीविंग ना दें। आप स्टेट जन से कहें कि आप ये अमाउंट जो है वो आप अपने पास रख लें या अपने किसी जानने वाले के पास रखवा दें जिसके ऊपर ट्रस्ट है, स्टेट एजेंट का भी आपका भी ट्रस्ट है, उसके पास इनिशियल टोकन रखवाएं। आप अपनी खुद रिसीविंग ना दें। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि जब वो ऑनर जो है वो 50,000 या लाख रुपये खुद रिसीविंग दे देते हैं, बाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में बैठे हुए कि वो डील को आगे बैकेंड पे परचेज़र नहीं होता और वो उसको मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। अगर वो डील नहीं बिकती तो वो फिर सेलर को परेशान करते हैं। तो अगर एक सेलर है वो DHA में प्रॉपर्टी बेचना तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो इनिशियल टोकन की रिसीविंग खुद ना दे। जैसे ही उनके पास कोई हैंडसम अमाउंट आती है, कोई बयाने की अमाउंट 10% बयाने की अमाउंट आती है, 1/3 आती है, तो वो उस वक्त प्रॉपर बयाना एक साइन करें और कोशिश करें कि ख़रीदार से मिल के अपनी बाकी जो मामला हैं पेमेंट के, जो फाइनल पेमेंट है उसके जो मेथड है वो लाजमी डिस्कस कर लें, उसको फाइनलाइज कर लें। पेमेंट के शेड्यूल पे बात कर लें, किस टाइम पे कितनी पेमेंट करेंगे। हमारा 2 हफ्ते का टाइम है, हमारा 4 वीक का टाइम है, तो इन चीज़ों को लाजमी शेयर करें। स्पेसिफिकली पेमेंट के मेथड को लाजमी डिस्कस करें।